नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। नरेंद्र मोदी के मुद्दे को लेकर के, नरेंद्र मोदी के बिल को लेकर के, नरेंद्र मोदी की चालों को लेकर, नरेंद्र मोदी के धोखे को लेकर के, नरेंद्र मोदी जो देश के साथ कर रहे हैं उसको लेकर के। मेरे दोस्त, आपने सुना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। मैं इसे मानता हूं नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया। अब नरेंद्र मोदी ने क्यों इस्तीफा दिया? मेरे दोस्त, आप भी जानते हैं कि मोदी सरकार में मोदी के अलावा कोई कुछ भी नहीं है, जीरो। दस्तखत करने का अधिकार है, ठप्पा लगाने का अधिकार है, सुविधाएं लेने का अधिकार है, सीटों पर बैठने का अधिकार है, संसद में आने जाने का अधिकार है, कैंटीन में खाने का अधिकार है, जो सुविधाएं मिलती है उसको हासिल करने का अधिकार है, लेकिन काम करने का अधिकार किसी को नहीं है किसी भी मंत्रालय में। रक्षा मंत्री का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, शिक्षा मंत्री का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, विदेश मंत्री का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। माने कोई मंत्रालय नहीं है, अकेले नरेंद्र मोदी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और सारे मंत्रालय उनके पास ही हैं। नाम के लिए कुछ लोगों का नाम दे दिया गया है साइन करने के लिए। तो धर्मेंद्र प्रधान ने साइन करके, इस्तीफा लिख करके साइन करके दे दिया। पूरा देश खुश हो गया, पूरा देश का जिंजी खुश हो गया। लेकिन यह देश के साथ धोखा है, और इसे दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो यह नरेंद्र मोदी का इस्तीफा है शिक्षा मंत्रालय से। अभी तो पूरा देश ही उनके, पूरे देश का सारा मंत्रालय उनके पास है, वो तो प्रधानमंत्री हैं। उस कुर्सी पर से कब हटेंगे? शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर से हट गए नरेंद्र मोदी। बात मेरी आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का हुआ है। अगर इसे दूसरी तरफ से इस सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने यह इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से भी इस्तीफा देना पड़ता, और यह डर भारत की अहिंसावादी सोच ने, भारत के लोगों ने नहीं पैदा किया। ध्यान से सुनिए, उन्हें भारत के जेनजी से डर नहीं लगा, उन्हें बांग्लादेश में जो हुआ उससे डर लगा, श्रीलंका में जो हुआ उससे डर लगा, नेपाल में जो हुआ उससे डर लगा, और डर यह लगा कि भारत का अहिंसावादी, गांधी के रास्ते पर चलने वाला जेनजी अगर बिगड़ गया और नेपाल के रास्ते पर चला, बांग्लादेश के रास्ते पर चला, श्रीलंका के रास्ते पर चला, तो हमारा क्या हाल होगा? और चलेगा ही, इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया, यानी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा साइन करवा लिया। ठीक है, एक कहानी। दूसरी कहानी, मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी का डीएनए ही ये नहीं कहता कि वो कभी कुछ बोले और उसे करें। यानी नरेंद्र मोदी का एक शरीर का एक कण झूठ से बना हुआ है, और उनके झूठ के इतिहास को, उनके सत्ता में आने से लेकर, उनके सत्ता के पहले से लेकर, उनके सत्ता में आने के लिए जो वादे किए थे वो, या सत्ता में आने के बाद जो वादे किए वो, या साल दर साल, चुनाव दर चुनाव जो वादे करते हैं वो, या नरेंद्र मोदी की वास्तविकता और उनका डीएनए अगर आप देखेंगे तो वो झूठ के बने हैं। वो कुछ भी नहीं करते, जो कहते हैं कम से कम वो तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो जेनजी के साथ जो वादा किया, एग्रीमेंट की बात हुई, जिसके कारण इस्तीफा हुआ, जेनजी जिसके कारण पीटा गया, सड़क पे रहा, पैलेट्स गोलियां खाई, आंसू गैस के धुएं झेले, त्रासदी झेली, उसके लिए उसे वो नहीं मिलेगा जो वो सोच करके ये समझौता किया। यानी पहली बात तो नरेंद्र मोदी के रहते किसी भी कीमत पे, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के वजूद में रहते किसी भी कीमत पे कोई पर्चा कभी प्रॉपर होगा ही नहीं, लीक होना ही होना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, आरएसएस नहीं चाहता कि पूरा देश पढ़े। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं पढ़े हैं, किसी को नहीं पढ़ने देना चाहते। खैर, इतने छोटी सी बातों से ये उदाहरण की जरूरत नहीं है। वास्तविकता यह है कि बच्चों से जो वादा किया कि उनके ऊपर केसेस नहीं होंगे, केस उठा लिए जाएंगे, जितने केस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, जेनजी को चिन्हित किया जाएगा, उनको आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी के गुंडों से पिटवाया जाएगा, प्रशासन का इस्तेमाल करके उन्हें नए नए केसों में फंसाया जाएगा, उनके साथ ज्यादती की जाएगी। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी के लिए अगर विश्लेषण के रूप में अगर कहें तो नरेंद्र मोदी एक कायर व्यक्ति हैं, और
ये कहा जाता है कि अधमरे सांप से ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता है एक कायर व्यक्ति, एक कायर मनुष्य। क्योंकि दुर्भाग्य से एक कायर आदमी, एक अयोग्य आदमी जो कि नरेंद्र मोदी हैं, दुर्भाग्यवश भारत के दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, उसके योग्य नहीं थे। अब वहां उस कुर्सी पर बैठे रहने के लिए वो अपने आसपास सफाई अभियान चालू कर दिया और सब कुछ नष्ट करने लगे, सबको खत्म करने लगे, अपनों से लेकर बेगानों तक सबको ठिकाने लगा दिया, जो कभी ये कह सकते थे कि मैं क्यों नहीं। इसीलिए मोदी ने दूसरों से नारा लगवाया, मोदी नहीं तो कौन। खैर, ये एक कायर की सबसे बड़ी पहचान है। कायर हमेशा आगे से चल के पहले वार करता है, कायर हमेशा वार में ही विश्वास रखता है, कायर हमेशा फूट डालने, विष फैलाने, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कहने की जरूरत नहीं है, उसी में भरोसा रखता है, वो नरेंद्र मोदी में है। और ये नारे अब तो संसद में लग रहे हैं, संसद में के बाहर भी लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कायर है, और इसमें कोई दो राय नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है, या बीजेपी ने जो वादा किया है कि वो मुकदमा नहीं करेंगे, जंजी को परेशान नहीं करेंगे, ये कुछ भी होने वाला नहीं है। वो चुन चुन कर लोगों से बदला लेंगे। और मोदी का डीएनए भी यही कहता है। किसानों का हाल आप देख चुके हैं, 13 महीने बिठा के रखे, 750 किसान शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी संसद में। ऐसा आदमी जो किसानों के साथ ऐसा कर चुका था, वो छात्रों के 1 महीने के अनशन या आंदोलन से डर जाता और इस्तीफा देता? सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी को डर बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की घटनाओं से लगा कि अगर भारत का जेनजी आज गांधी के रास्ते पे है, जिस दिन भगत सिंह और सुभाष के रास्ते पर चला, तो हम कहां, हमारा क्या होगा। और इसी डर से उन्होंने यह समझौता किया, लेकिन धोखा किया। आगे फिर से जेनजी को सड़क पे आना ही पड़ेगा, जंतर मंतर फिर से लगाना ही पड़ेगा। रही बात, मैंने कहा कि मोदी का इस्तीफा नहीं, मोदी का इस्तीफा है ये, धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, क्योंकि सारा मंत्रालय के लिए वो चलाते हैं। तो अगर कहीं इस्तीफा हुआ है, कहीं हार हुई है, कहीं झुकाव हुआ है, तो नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी कभी कोई वादा पूरा नहीं करते, वो नरेंद्र मोदी के डीएनए में है। फिर आंदोलन के अलावा, फिर से आंदोलन के अलावा, या राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अभी वो अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं, कल नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगेंगे। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को भारत छोड़ना पड़ेगा। यह सब कुछ होगा आगे चल करके, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है देश में शांति का। अब अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, आप अगर बात करें कि नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, जो निकृष्ट विचार धारा रखता हो, सोच रखता हो महिलाओं के प्रति, जो बिल्किश बानो केस के अपराधियों के छूटने को सही ठहराता हो, इतनी गिरी हुई सोच रखने वाला आदमी शिक्षा मंत्री होगा, तो शिक्षा क्या होगी यह आप अंदाजा लगा लीजिए। खैर, वो संघी हैं और वो इससे अधिक सोच भी नहीं सकते। आप जानते हैं, संघ का मतलब ही एक जमाने में जब संघ शुरू हुआ था, तो गांव के जितने रंडवे होते थे वही संघ ज्वाइन करते थे। जो गांव से निकाल दिए गए होते थे, या गांव में शादियां वादियां उनकी नहीं हुई होती थी, उनका परिवार नहीं होता था, वो ही संघ में जाते थे। और आप अगर जो पुराने लोग हैं वो इस बात को तस्दीक करेंगे कि संघ से जुड़े किसी आदमी के पास अपने बच्चों को, महिलाओं को बैठने नहीं देते थे गांव वाले। उन पर इतना अविश्वास होता था, किस लिए आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, मैं कह नहीं सकता। यानी वो अविश्वसनीय होते थे समाज के लिए जो संघ में होते थे। और संघ की सोच और संघ आज तक बदला नहीं है। आज भी वो अतृप्त आत्मा है। अतृप्त आत्मा मतलब शादी नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, उन्होंने एक सार्वजनिक और सामाजिक जीवन नहीं जिया, पारिवारिक जीवन नहीं जिया, उन्होंने उन सुखों को हासिल नहीं किया। तो अतृप्त आत्मा ये एक प्रेत की तरह भटकते रहते हैं, उन्हें आप संघी कह सकते हैं। और वो समाज को क्या देंगे और समाज का क्या लेंगे, बिना शब्दों के आप समझ सकते हैं, बिना मेरे कहे समझ सकते हैं। संघ की व्याख्या यही। और ये सब, जैसे प्रहलाद जोशी, जो व्यभिचारियों, भ्रष्टाचारियों, कत्लियों, कातिलों और बलात्कारियों के समर्थक हैं, उनके छूटने पर माला पहनाने का काम करते हैं ये लोग, और उनका स्वागत करते हैं इतने बड़े जघन्य नृशंस अपराधियों
के बारे में ये सोच रखते हैं तो ये क्या है कहने की जरूरत नहीं, और ये क्या शिक्षा देंगे कहने की जरूरत नहीं। और राहुल गांधी ने संसद में सीधे कहा कि हर कॉलेज विश्वविद्यालय में वीसी के सीटों पर यही बैठे हैं संघ वाले। तो ये क्या कैसे चला रहे होंगे विद्यालय को, यानी यूनिवर्सिटी को क्या बना रहे होंगे, ये आप शब्दों से बयान करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, पहले नरेंद्र मोदी फरार हुए थे संसद से, अब अमित शाह भी संसद से फरार हो गए हैं, और यही बहस का विषय बन चुका है संसद में। कहने के लिए तो नया बिल पास हुआ संसद में, एंटी पेपर लीक बिल। कमाल है। मैं समझता हूं एंटी बीजेपी बिल, एंटी आरएसएस बिल अगर संसद में पास हुआ होता तो देश का भला होता, लेकिन एंटी पेपर लीक बिल और पास नहीं हुआ, संशोधन किया गया। 1 साल की सजा 10 साल या 10 साल की सजा 50 साल, जो भी उन्होंने किया उसका कोई मतलब नहीं। मैं तो कहता हूं अगर इस प्रावधान में फांसी की भी सजा हो तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों मेरे दोस्त? ये सवाल मेरा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से है कि अगर नहीं, जब शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा इन चड्डी गैंग वालों का है तो अपराधी भी यही होंगे, बीजेपी वाले, संघ वाले या इनसे जुड़े हुए लोग। पेपर लीक का काम भी यही करेंगे, कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी खुद करवा रहे हैं। इन परिस्थितियों में आप अंदाजा लगाइए, सोच के देखिए कि अगर एंटी पेपर लीक बिल में फांसी की सजा होती तो भी क्या फर्क पड़ता? इससे क्या हासिल होगा? पेपर लीक का अपराधी भाजपा में रहेगा तो कार्रवाई नहीं होगी, और अगर कहीं बिना भाजपा में रहे अगर यह काम कर दिया तो तुरंत भाजपा में ज्वाइन कर लेगा, मोदी की पार्टी, मोदी गैंग में ज्वाइन कर लेगा, तो मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा आसाम का, महाराष्ट्र का, बिहार का। ऐसे ही क्रिमिनल्स को तो बनाया गया है, आप जानते हैं, कहने की कोई बात नहीं है। और यह मैं नहीं कहता, यह तो संघ और नरेंद्र मोदी खुद, जिनको पानी पी पी कर गाली देते थे कि इनसे चक्की पिसवाएंगे, उन सबको यह मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बना चुके हैं। बात ही खत्म। तो जब सारे क्रिमिनल, सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो एंटी पेपर लीक बिल में फांसी की सजा भी हो तो सजा किसे होगी? क्योंकि अपराध तो यही करेंगे, क्योंकि शिक्षा इन्हीं के हाथ में है, व्यवस्था इन्हीं के हाथ में है। ना जांच होगी, ना कोई पकड़ा जाएगा तो बीजेपी में चला जाएगा, अगर कहीं और से रहा तो कहने का मतलब एंटी पेपर लीक बिल देश के साथ एक मजाक है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? मैं अच्छी तरह जानता हूं आप सहमत हैं और आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि पूरा देश इस त्रासदी को भुगत रहा है। जो दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी है, या तो पहले से ही वो संघी और भाजपाई है, और या तो यह अपराध करने के बाद भाजपा में चला जाता है, संघ में चला जाता है, मोदी ग्रुप में चला जाता है, गैंग ज्वाइन कर लेता है, उसको कुछ नहीं होता और नहीं होगा। बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उसे सेटल कर दिया जाएगा, संसद भेज जाए, कुछ ना कुछ किया जाएगा, उसे पारितोषिक दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि एक सजा याफ्ता अपराधी है राम रहीम, वो 2-3 साल तक तो बाहर रह चुका है पेरोल पे। एक बलात्कारी को पेरोल, और एक बलात्कारी पूरे गैंग का स्वागत ये भारतीय जनता पार्टी करती है। विष्णु बिल्किस बानो केस अगर देखेंगे तो इसकी सोच, इनके विचार, इनके काम आपको इन पर भरोसा करने के लिए सोचने भी नहीं देंगे। अब रही बात नरेंद्र मोदी अक्सर डंका पीट करके बोलते हैं यह मोदी का वादा है। खैर, नरेंद्र मोदी अपने लाइफ में कभी सच नहीं बोले हैं, झूठ ही बोलते हैं। अब झूठ वादा भी उनका है तो वो भी झूठ है, लेकिन अगर उनके डीएनए को ही डिकोड किया जाए तो नरेंद्र मोदी का डीएनए वो है जो देश को लात मार करके, देश को लूट करके भाग जाता है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नितिन संदेशरा, मेरे दोस्त, 80% भारत के बैंकों का लोन इन्हीं लोगों के ऊपर है। 80% डिफॉल्टर बैंकों के नरेंद्र मोदी का डीएनए है। 80% भारत के को लूट करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड करके भारत को छोड़कर भागने वाले नरेंद्र मोदी के डीएनए वाले ही हैं। अब उस डीएनए से क्या उम्मीद करेंगे? नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं
तो सबसे ज्यादा मुझे हंसी इस बात पे आती है जब वो कहते हैं कि मोदी का वादा है। खैर, उनके लोग तो तालियां बजाते हैं, बिछ जाते हैं उन पे, लेकिन अगर किसी जोक पे हंसी आती है, मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस जोक पे आती है कि जब मोदी कहते हैं कि ये मोदी का वादा है। मोदी के डीएनए को ही देख लीजिए, वो वादा चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते। और जितने भगोड़े थे, किसी को लाए, काले धन का वादा किए थे, वापस लाए। काले धन का एक लंबरदार रामदेव, जो लगातार 4 सालों तक उथल पुथल मचा करके भारत के कम से कम 20% जनसंख्या को प्रभावित किया, काले धन के नाम पर, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर, और नरेंद्र मोदी को वोट दिलवाया। वो आदमी कहता है कि जो भी होगा संसद में होगा। कैसे होगा भाई? आप खुद सड़क पर उतर करके सरकार बदलवा चुके हैं, और जो सरकार लाए हैं वो चोरों की सरदार निकली है। आपको हिम्मत नहीं है मुंह खोलने की। यही नरेंद्र मोदी मेरे सामने, रामदेव के सामने, ताल कटोरा स्टेडियम में सीधे यह बात कह चुके थे कि अगर मैं अपने वादे को पूरा नहीं किया तो रामदेव जी फिर से रामलीला मैदान आ जाएंगे। रामलीला मैदान तो खुला ही है। यानी इनडायरेक्टली चैलेंज उस समय किया था, जो अब बात समझ में आ रही है। रामदेव अगर हिम्मत है तो काले धन पर, क्योंकि काला धन तो गायब कर दिया नरेंद्र मोदी ने, तो काले धन पर एक एजिटेशन लेकर रामलीला मैदान आ जाए। अगर नरेंद्र मोदी गोली न मार दे, लड़कियों का कपड़ा पहनकर, महिलाओं का कपड़ा पहनकर भागने का अवसर मोदी नहीं देगा, मार देगा। यह रामदेव को पता है। अब इसलिए बेचारे मजबूर है। वैसे भी मैं पहले भी बता चुका हूं कि रामदेव की कोई औकात नहीं, वो एक स्टेट एजेंट है नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति के मैनेजर हैं, यानी पतंजलि नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। ये कई बार मैं बोल चुका हूं, फिर एक बार बोल रहा हूं। तो रामदेव के बयान का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता। बात मोदी की है। मोदी से किसी भी तरह की उम्मीद करना गलत है। वो अपने वादे पूरा, किसानों के साथ उन्होंने जो किया, या जिस भी क्षेत्र में किसी से भी कोई वादा किया, कभी पूरा नहीं किया, यह जग जाहिर है, यह दुनिया जानती है। और नरेंद्र मोदी भारत के हैं भी नहीं, भारत के लिए बने ही नहीं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं भी नहीं, वो प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं अमेरिका के, और अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। यह पूरी दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। रही बात दुनिया और भारत की, मेरे दोस्त, पूरी दुनिया में शांति तभी आ सकती है जब इजराइल का वजूद खत्म हो जाए, और भारत में शांति तभी आ सकती है। भारत में फिर से लोकतंत्र तब जिंदा हो सकता है, भारत का संविधान फिर से लागू हो सकता है, भारत संविधान के रास्ते चलना शुरू कर सकता है। भारत अपनी वास्तविक स्थिति में तभी आ सकता है जब भारत से आरएसएस और बीजेपी का समूल नष्ट हो जाएगा। आरएसएस और बीजेपी समूल नष्ट हो जाएगी। तभी वो कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहने की बात नहीं है मेरे दोस्त। होगा, और जल्द होगा। और ये आहट सुनाई दे रही है उनको भी, हमको भी, आपको भी। और मोदी, आरएसएस, इन सब का फैसला जेनजी ही करेगा, जिसे ये गटर जेनजी कह रहे हैं। किसने कहा नाम लेने की जरूरत नहीं? नाम लेने से मुंह खराब होगा। ऐसी महिला या पुरुष का नाम अगर लें तो मुंह खराब होता है, अपनी इज्जत जाती है। लेकिन बात कोट की जा सकती है। जो गटर की कमली है, गटर की कमली, बीजेपी गटर है, उसी में कमल हमेशा गटर में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, यह तो सर्वविदित है। तो जो गटर में खिली है वो गटर के अलावा दूसरे किसी चीज की अनुभूति कर भी नहीं सकती। तो वो गटर की ही बात करेंगे। उन पर क्या कहना, नाम नहीं लेंगे मेरे दोस्त, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि भाई नाचिए, आप मोदी के आंगन की कली हैं तो नाचिए, मोदी के आंगन में नाचिए, क्यों देश में बदबू फैला रही हैं। यह गलत है। राहुल गांधी ने बहुत सटीक तरीके से एक विश्लेषण दिया छात्रों के बारे में, देश के बारे में। यह पूरे देश पर लागू होता है। लोग कैसे हैं, उन्होंने स्टूडेंट की बात की, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, पूरे लोग, स्टूडेंट से लेकर मजदूर से लेकर किसान से लेकर सबकी बात कर रहा हूं। कैसे लोग हैं भारत में? एक
भारतीय हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अगर राहुल गांधी के कोट को उसी तरह से अपने शब्दों में अगर मैं कहूं तो एक भारतीय है, दूसरा इडियट्स है, और तीसरा उस इडियट्स को फॉलो करने वाले अंधभक्त हैं। यह विश्लेषण कोट करने लायक है, इस पर बहस की जा सकती है किसी से कहीं भी। और मेरे दोस्त, मैंने कहा कि फैसला बहुत जल्द होगा। नरेंद्र मोदी एक एक मंत्रालय से इस्तीफा नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद इस्तीफा देंगे, देना ही पड़ेगा, और चल के आकर के देंगे, क्योंकि जिंजी फिर जंतर मंतर पे आ रही है। यानी भारत का पूरा जिंजी सड़क पे उतरने वाला है, और इस बार सिर्फ जिंजी नहीं रहेगा, इस बार उनके पेरेंट्स भी रहेंगे, उनके दादा परदादा भी रहेंगे जो इस दुनिया में हैं साथ में। और इसकी आहट आप चाहें तो जंतर मंतर जाके देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने तैयारी शुरू कर दी है, 3 लेयर की बैरिकेटिंग और 6-6, 7-7 फीट की बैरिकेटिंग लगवा रहे हैं जंतर मंतर पे अभी से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो वादा पूरा नहीं करेंगे, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, वो बदला लेंगे, युवाओं से बदला लेंगे, जेनजी से बदला लेंगे, किसानों से बदला लेंगे, राष्ट्रवादी पत्रकारों से बदला, सबसे बदला लेंगे। तो दूसरा कोई रास्ता नहीं, लोग जंतर मंतर आएंगे। तो जंतर मंतर पे पहले से नरेंद्र मोदी ने तैयारी शुरू कर दी है। अब नरेंद्र मोदी की तैयारी शुरू करने का एक और अर्थ यह निकलता है कि नरेंद्र मोदी को पता है कि वो कोई वादा पूरा नहीं करेंगे और बदला भी लेंगे। तो जेनजी फिर से सड़क पर आएगी, जेनजी फिर से आंदोलन करेगी, जेनजी फिर से जंतर मंतर आएगी। तो पहले से ही तैयारी करते रहो।